चलिए, तो मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की बात इसमें करते हैं। तो इस पूरे के पूरे चैप्टर में अगर बात करें तो इसमें देखो, ये अपनी सेल होती है, ठीक है। ये अपनी, मान लीजिएगा सेल हो गई, सेल के अंदर दोनों सेल की बात हो रही है, प्लांट हो चाहे एनिमल हो, ठीक है। और इसके अंदर जो है अलग अलग प्रकार के सेल ऑर्गेनीज होते हैं, उसमें एक होता है न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो है वो अपना जेनेटिक मटेरियल होता है। मतलब हर सेल सेल के अंदर न्यूक्लियस है, वहां पे क्या कुछ तामझाम है उसकी बातें अपन इस चैप्टर में करते हैं। देखो, इसके कुछ पॉइंट्स है, उनकी बात करें अगर अपन, तो देखो, डीएनए की बात अपन इसमें करते हैं, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल कैसे खोज हुई उसकी उसकी बात अपन करते हैं। आरएनए की बात करते हैं। रेप्लिकेशन का मतलब होता है जैसे आरएनए से और आरएनए बनना, आरएनए से डीएनए बनना, डीएनए से डीएनए बनना, है ना। ये सारा अपन रेप्लिकेशन में करते हैं। ट्रांसक्रिप्शन में भी यही सब अपन देखते हैं। जेनेटिक कोड, है ना, अलग अलग जेनेटिक कोड्स होते हैं, उनकी बात अपन करते हैं। ट्रांसलेशन करते हैं, ठीक है। इसके अलावा रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन किस प्रकार से रेगुलेट होती है, एक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट होता है, और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता है। ये यूज में लिया जाता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जैसे अपन पता लगाते हैं हर व्यक्ति का ये डीएनए है ना, वो सारी चीजें बात करते हैं इसमें, हम्म। ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं जो इसके अंदर। सबसे पहले देखो, दो चीजें होता है, एक होता है डीएनए, दूसरा होता है आरएनए। और डीएनए का मतलब होता है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, हम्म। ठीक है। और एक होता है आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये दो प्रकार की, टू टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड फाउंड इन लिविंग सिस्टम। डीएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। डीएनए जो वो किसका काम करता है, जेनेटिक मटेरियल का। आरएनए दो इट आल्सो एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरसेस, कुछ वायरस में जो है वो आरएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल का काम करता है, ठीक है। हम्म। और जनरली जो है आरएनए किसकी तरह काम करता है, मैसेंजर की तरह काम करता है। अभी आगे देखेंगे अपन ये चीजें। तो आरएनए हैड additional role as well. It function as adapter, structural and in some cases catalytic molecule. ये functions है आरएनए के। पूछा जाता है आरएनए की functions क्या होते हैं, अडेप्टर, स्ट्रक्चरल एंड कैटेलिटिकल मॉलिक्यूल। तो कभी तो ये क्या होता है, अपन कह सकते हैं ये कैटलिस्ट का भी काम करता है ना, कभी स्ट्रक्चर का काम कर रहा है। तो आरएनए से ही डीएनए बनता है, ठीक है। तो वो अभी आगे देखेंगे। और कह रहा है कि इन क्लास 11th यू हैव ऑलरेडी लर्न द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एंड वे दीज मोनोमर यूनिट आर लिंक्ड फ्रॉम न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर्स। तो आपने 11th क्लास में पढ़ा था, न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में पढ़ते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड्स कितने होते हैं, पढ़े हुए हैं क्या न्यूक्लियोटाइड्स, जानते हो क्या न्यूक्लियोटाइड्स, एटीजीसी वगैरह पढ़े हुए हैं क्या? हाँ 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 हाँ। हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो वो सारी चीजें अपन ने देखी। अब देखो यहाँ पे कुछ बात आती है, इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, इट्स रेप्लिकेशन, मतलब डीएनए डीएनए कैसे बनेगा, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग आरएनए फ्रॉम डीएनए, डीएनए से आरएनए कैसे बनेगा। तो डीएनए से आरएनए बनना होता है ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। डीएनए से आरएनए का बनने को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। जेनेटिक कोड दैट डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन प्रोटीन्स, द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन, एंड द एलिमेंट्री बेसिस ऑफ देयर रेगुलेशन, ठीक है। तो मैं बताऊंगा आपको कि बोर्ड में जो है कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, कैसे उनको करना है, ठीक है। चलो, अब सबसे पहले बात आती है डीएनए की। क्योंकि बहुत टाइम अपने पास में इतना ज्यादा नहीं है, इसलिए अपन थोड़ा शॉर्ट में चलना पड़ेगा अपने को। तो सबसे पहले डीएनए की बात करते हैं। डीएनए होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। लेंथ ऑफ डीएनए यूजुअली डिफाइंड एज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, दिस आल्सो इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल बैक्टीरियोफेज, ये थोड़ा सा देख लेना है ना, हल्का पढ़ लेना, रटने की जरूरत नहीं है, याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा सा कर ही लेना। इसमें मैं बता देता हूँ आपको क्या क्या याद कर लेना है। बैक्टीरियोफेज की जो डीएनए होता है, इसका नाम है, बैक्टीरियोफेज का नाम है 5 into 174, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए 5 into 174 नाम का जो बैक्टीरियोफेज है, हम्म। ठीक है, वो उसमें जो है 5386 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। तो ऑप्शन में आ सकता है ऐसे कि 5 into 174 में कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ठीक है। हम्म। बैक्टीरियोफेज होता क्या है, पता है क्या? नहीं। है ना, ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को खाते हैं उनको बोलते हैं बैक्टीरियोफेज, है ना।
ठीक है, मतलब ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को खा जाते हैं, फिर बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, चलो। बैक्टीरियोफेज लेमडा। अब ये बैक्टीरियोफेज का क्या नाम हो गया, 5 × 174। दूसरा बैक्टीरियोफेज है लेमडा, इसका नाम क्या है, लेमडा है। ठीक है, इसके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या वो है 48,502। ठीक है, इसके अलावा ई कोलाई का याद कर लेना अपने को, ये एकदम से याद ही कर लेना। ई कोलाई हैज 4.6 इंटू 10⁻6 बेस पेयर, है ना, बीपी मतलब बेस पेयर हो गया। ठीक है, और हेप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए 3.3 इंटू 10⁹ ठीक है, तो ये कुछ डाटा है जो अपने को याद कर लेने, हो सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसा भी करके पूछ ले। ठीक है, अब देखो थोड़ी सी बात अपन करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पोलियोन्यूक्लियोटाइड सेल। अब देखो इसमें क्या होता है कि न्यूक्लियोटाइड है 3 कंपोनेंट, तो न्यूक्लियोटाइड में कितने कंपोनेंट होते हैं, 3 होते हैं। न्यूक्लियोटाइड देखो क्या होती है, एक तो होता है नाइट्रोजिनस बेस, जो अपन एटीजीसी की बात कर रहे थे। एक होता है पेंटोज सुगर, राइबोज होगा इन केस ऑफ आरएनए और डीऑक्सीराइबोज होगा इन केस ऑफ डीएनए। और एक होता है फॉस्फेट ग्रुप, जिसके आगे फॉस्फेट लगा होगा। तो देखो ये तो हो गया फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, ये हो गई पेंटोज सुगर, और ये हो गया नाइट्रोजनस बेस, बेस हो गया। ठीक है, तो ये दोनों कॉमन है, तो एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, है ना। जो जो फॉस्फेट ग्रुप है वो तो ये हो गया, और ये हो गया नाइट्रोजनस बेस हो गया। ठीक है, एक साइड 3 डेज होगा, एक साइड 5 डेज होगा। ठीक है, चलो। अब आता है कि द 2 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेस, प्यूरिन, जो एडेनिन और ग्वानिन को बोलते हैं प्यूरिन, और साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन को बोलते हैं पिरिमिडिन। साइटोसिन जो है वो डीएनए और आरएनए दोनों में होता है, लेकिन थायमिन इज प्रेजेंट इन डीएनए। थायमिन जो है ओनली डीएनए में होता है, और दूसरा कौन सा था जो केवल आरएनए में होता है, यूरेसिल होता है। ठीक है, वो आरएनए में होता है। मतलब कहने का मतलब ये 3 नहीं होंगे, यहाँ से 2 ही होंगे, यहाँ से 2 ही होंगे, लेकिन ये थायमिन जो है ये तो डीएनए में होगा, और ये यूरेसिल जो है वो आरएनए में। ठीक, चलो। ए नाइट्रोजनस बेस इज लिंक टू OH ऑफ 1 days कार्बन पेंटो सुगर। तो नाइट्रोजनस बेस जो है वो कहां पे लगा होगा, ये आता है। तो देखो क्या कह रहा है कि भाई इस लाइन का देखो क्या मतलब है कि नाइट्रोजनस बेस होता है कौन सा, ये वाला साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, यूरेसिल, ये जो सब है ये किसके लगा होगा, ये जो है 1 days कार्बन पे लगा होगा। ठीक है, देखो अब यहाँ पे जो है वास्तव में क्या होता है, यहाँ पे अपन आते हैं। तो ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये 3 days पे है, ये कौन सा है, ये 3 डेज। 3 डेज का मतलब क्या, मान लीजिएगा ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है, ये चौथा कार्बन है, और ये पांचवा कार्बन। तभी तो इसको क्या बोलेंगे अपन, पेंटोज सुगर। समझ रहे हो क्या, इसको इसीलिए पेंटोज शुगर बोल रहे हैं क्योंकि इसमें 5 कार्बन हो गया। और कहते भाई ये कहाँ पे जो नाइट्रोजनस बेस होगा वो 1 days पे लगेगा। ठीक है, ये 1 days पे लग रहा है। ठीक है, और ये 3 days पे लग रहा है, इसलिए इसको बोल दिया अपन ने 3 days हाइड्रोक्सिल ग्रुप, क्योंकि ये तीसरे कार्बन पे लग रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से इधर अगर बात करें, ये सारे के सारे जितने भी नाइट्रोजनस बेस हैं ये जो है वो 1 days पे लगेंगे, और यहाँ पे जो है वो, यहाँ से अगर अपन गिने 1 days, 2 days, 3 days, 4 days, और ये भी तो कार्बन है ना, ये 5 days। ठीक है, तो इधर अपन कह सकते हैं, तो ये जो कहाँ पे, ये फॉस्फेट ग्रुप कहाँ पे लगा हुआ है, ये 5 days पे ग्रुप। इसको नहीं गिनेंगे नीचे इसको सारे? गिन लो, तो इसको इसको भाई इधर से अगर यहाँ से गिनोगे तो ये 2 हो गए ना, ये 5 days है और ये 5 days है। भाई जैसे अपन ये वाला होता है, जैसे अपन ने नहीं गिने थे क्या, अ, ये है मान लीजिएगा, ये मैं OH लगा दूं, और यहाँ पे मैं CH3 लगा दूं, यहाँ पे 3H3, और यहाँ पे CH3। तो यहाँ पे बताओ मेरे को बीटा हाइड्रोजन कितने हैं इसमें, 9 हो गए। तो कैसे गिने आपने, अल्फा गिना, अल्फा के बाद में इधर जाओगे तो भी बीटा होगा,
इधर जाओगे तो भी बीटा है, इधर जाओगे तो भी बीटा है। हाँ। मैं इसको अगर 2 डेज बोल दूं तो ऐसे बोल सकता हूँ ना भाई, यहाँ से अल्फा आया, यहाँ से 1 डेज आया, ठीक है, यहाँ पे टू हम्म। डेज आएगा, ये वाला भी, ये वाला भी 2 डेज होगा, ये वाला भी 2 डेज होगा, हाँ। है ना। हाँ। चलो, a nitrogenous base is linked to the OH of 1 days phosphate sugar through एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इनके बीच में जो लिंकेज है उसका नाम है एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, है ना, ये जो जुड़े हुए जो बॉन्ड है ना उसका नाम, ठीक है। हाँ। सच एज एडिनोसिन और डीऑक्सी एडिनोसिन, तो जो जुड़ता है उसका नाम होता है एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अलग अलग प्रकार के लिंकेज होते हैं, तो इस लिंकेज का नाम है एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, बॉन्ड का नाम है, हम्म। ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हो गया। इसके बाद में देखो आगे अपन चलते हैं, ये ग्वाइनोसिन और डीऑक्सी ग्वाइनोसिन ये सारे सारे जुड़ेंगे, वैसे वैसे नाम हो जाएगा। फॉस्फेट ग्रुप इज लिंक्ड टू OH और 5 days कार्बन ऑफ न्यूक्लियोसाइड थ्रू फॉस्फो एस्टर लिंकेज। तो इनका जो लिंकेज होता है इसका नाम होता है फॉस्फो एस्टर लिंकेज। कौन सा वाला, जो फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है उसका, ठीक है, ये वाला फॉस्फेट ग्रुप का लिंकेज होता है, इसका नाम होता है फॉस्फो एस्टर लिंकेज, ठीक है। हम्म। ए corresponding nucleotide is formed. Two nucleotides are linked through 3 days 5 days phosphodiester linkage to form a dinucleotide. अब यहाँ पे जो दो हो गया, ये वाला कौन सा हो गया, फॉस्फोएस्टर हो गया, और दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ रही है, इस बॉन्ड का नाम होता है फॉस्फोडाइएस्टर, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, एक तो एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हो गया, हाँ।
हाँ जी, ठीक है। चलो देखो, तो तीन प्रकार के बॉन्ड अपन ने पढ़े। तो एक तो हो गया एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हो गया, ठीक है। एक हो गया पेंटोस, ये दूसरा फोस्फोएस्टर लिंकेज हो गया, और एक होता है फोस्फोडाइएस्टर लिंकेज, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रख ही लेना, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो फिर से अपन थोड़ा सा पढ़ते हैं कि सबसे पहले जो नाइट्रोजनस बेस होता है वो OH मतलब इससे जुड़ता है, ठीक है। नाइट्रोजनस बेस जो है वो अ, इससे जुड़ गया, किससे, हाँ, 1 डेज कार्बन से, मतलब पेंटोस सुगर थ्रो एन ग्लाइकोसिडिक। तो नाइट्रोजनस बेस का और इसका जो लिंकेज होता है वो कौन सा होता है, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, ठीक है। ये वाले डंडे का नाम है एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। हाँ। दूसरा जो है वो है अ, अब यहां से जो बन गया लिंकेज टू फॉर्म न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड, इतने को, सिर्फ इतने को, इतने को बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। मतलब जो पेंटो सुगर है और उसके साथ में अगर नाइट्रोजनस बेस को लेंगे उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। इसके बाद में इसको, जैसे इसको क्या बोल दिया, एडिनोसिन और डीएक्सो एडिनोसिन हो गया, ठीक है। इसके बाद में जो है वो अ, अगला आता है व्हेन फॉस्फेट ग्रुप इज लिंक टू OH ऑफ 5 डेज कार्बन। ये जो 5 डेज कार्बन है यहाँ पे जो है, ये दो यहाँ वो उससे जुड़ गया कौन, फॉस्फेट ग्रुप। तो फॉस्फेट ग्रुप जो जुड़ा है उसको बोलते हैं फोस्फोएस्टर लिंकेज। तो ये फॉस्फेट ग्रुप जो जुड़ रहा है इसको बोल रहे हैं फोस्फोएस्टर लिंकेज, इसको, ठीक है। अब इसने क्या बना दिया, इसने बना दिया न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। इसने क्या बना दिया, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड, नहीं ओस ऑफ है न्यूक्लियोसाइड थ्रो फॉस्फेट क्रॉसबोंडिंग न्यूक्लियोटाइड। ये इसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड तो ऊपर वाला था, मतलब इसके अगर ये जुड़ा है, पहले ये जो इतना था, मैं दूसरे कलर से कर देता हूँ, ये जो इतना इतना सामान था इसको बोल दिया न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। हाँ। इसको बोल दिया न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। और न्यूक्लियोसाइड के क्या जुड़ जाता है, अगर फॉस्फेट ग्रुप और लग जाता है इसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। ये कोई बहुत पूछा नहीं जाता, लेकिन हाँ थोड़ा सा पता होना चाहिए कि डिफरेंस क्या होता है न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड में, ठीक है ना। हाँ। अब ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएंगे कि बताओ न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होता है, तो आप कहोगे फॉस्फेट ग्रुप होता है, और फिर एक पेंटोस सुगर होता है, और एक जो है वो क्या होती है अपनी नाइट्रोजनस बेस होता है। समझ में आ रहा है ना, हाँ। मतलब तीनों चीजें होंगी उसको बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड, और दो चीजें होंगी उसको बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड, हाँ। ठीक है। तो ये बन गया इससे, कौन सा, फोस्फो एस्टर लिंकेज से बन गया। अब देखो टू न्यूक्लियोटाइड्स, ये जो जो आपस के जो दो न्यूक्लियोटाइड, एक ही हो गया एक दूसरे वाला होगा, ये दोनों आपस में जुड़ेंगे 3,5 फोस्फो एस्टर लिंकेज। तो इसका नाम है ये 3 डेज 5 डेज फोस्फो एस्टर लिंकेज, दोनों इससे, इसका नाम है। समझ में आ रही है ये बात मैंने बताई है ये? हाँ। आ रही है ना सच में, हाँ। ठीक है चलो। इसी प्रकार से और जुड़ जाते हैं, तो ये अपना हो गया पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हो गया, ठीक है। हाँ। तो ये थोड़ा सा आना चाहिए पॉलीन्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड चेन का। अब देखो अब इसमें आता है कि ये पॉलीमर दस फॉर्म्ड हैज एट वन एंड ए फ्री फॉस्फेट मोइटी 5 डेज एंड पे जो है वो एंड ऑफ शुगर। तो 5 डेज एंड पे जो है वो फॉस्फेट मोइटी मिली है। मोइटी मतलब फॉस्फेट ग्रुप खाली बच जाता है, जैसे ये है ना, इसी को बोलते हैं 5 डेज मोइटी, मतलब 5 डेज की तरफ। तो ये क्या है, ये 5 डेज है इधर, और यहाँ पे एक फॉस्फेट खाली है, खाली है, इसके आगे और जुड़ सकते हैं, है ना, और जुड़ेंगे तो भी लास्ट में एक फॉस्फेट खाली बचेगा, ठीक है। तो पूछ लेंगे बताइए फॉस्फेट ग्रुप खाली किधर होता है, तो उसमें ऐसे ऑप्शन आता है 5 डेज 3 डेज। तो अपन कहेंगे भाई 5 डेज की तरफ फॉस्फेट खाली होता है। समझ रहे हो ये बात, हाँ। समझ रहे हो ना, कोई दिक्कत थोड़ी आ रही है। नहीं। चलो, similarly at the other end polymer the sugar has a free OH of 3 days group which is referred to 3 days end of the nucleotide chain. The backbone of polynucleotide chain is formed due to sugar and phosphate. The nitrogenous base linked to sugar moiety projects from the backbone, ठीक है। ये जरूरी नहीं है। इसके बाद में मतलब ये वही कह रहा है कि 3 डेज पे कौन होता है, OH होता है, ठीक है। तो 5 डेज पे फॉस्फेट होता है, 3 डेज पे OH होता है। हम्म। इन आरएनए एवरी न्यूक्लियोटाइड रेजिड्यू हैज एन एडिशनल OH ग्रुप। तो आरएनए में क्या होता है, एक OH ग्रुप ज्यादा होता है, ठीक है। और वो कहाँ पे होता है, सेकंड पोजीशन ऑफ राइबोज, है ना। तो आरएनए से अगर डी ऑक्सीजन निकालते हैं ना आरएनए से,
हाँ। तभी डीएनए बनता है। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, डीऑक्सीराइबोज नहीं बोलते हैं। तो आरएनए से अगर ऑक्सीजन निकलेगी तो उसको, इसलिए इसमें जो है एक OH ग्रुप ज्यादा होता है हाँ। आरएनए में। ठीक है, चलो हाँ। अब बात करते हैं। डीएनए हैज एन एसिडिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन न्यूक्लियस वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड फ्रीडरिच मिस्चर। तो डीएनए को सबसे पहले आइडेंटिफाई किसने किया, फ्रेडरिच मिस्चर ने किया। और कहते भाई डीएनए कैसा होता है, तो एसिडिक होता है कि बेसिक होता है, न्यूट्रल, तो अपन कहेंगे एसिडिक होता है, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, उन्होंने इसका नाम दिया न्यूक्लिन। ये पढ़ सकते हैं अपन, कोई ज्यादा समझने की बात नहीं है। ही नेम्ड एज न्यूक्लिन, पहले डीएनए को न्यूक्लिन कहा। हाउएवर ड्यू टू टेक्निकल लिमिटेशन इन आइसोलेशन सच एज लॉन्ग पॉलीमर इंटेक्ट, है ना, ये सारा हो गया। हाँ। इट वाज ओनली 1953 जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, ये इंपॉर्टेंट है दोनों बंदे, जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। अभी इसका मॉडल भी आता है आगे। बेस्ड ऑन एक्सरे डिफ्रेक्शन डाटा प्रोड्यूस्ड मॉरिस विकिंस एंड रोसलैंड फ्रैंकलिन proposed very simple but famous double helix model of structure of DNA। तो डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए, ठीक है, ये विल्किन और फ्रैंकलिन देते हैं। और किसके माध्यम से देते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, एक्सरे डिफ्रेक्शन। ठीक है, फिर ये वाटसन और क्रिक ने क्या दिया था? इन्होंने उसको फिर से वो किया था, डीएनए के बारे में और खोज की। तो कहा भाई ये जो फ्रेडरिच मिस्चर था, इसने एक सब्सटेंस की खोज की कि भाई ऐसा कोई पदार्थ होता है न्यूक्लियस के अंदर जिसको न्यूक्लिन बोलते हैं। लेकिन वही कह रहा है ना, देखो आगे कह रहा है कि ड्यू टू टेक्निकल लिमिटेशन, उस समय इतना ज्यादा कोई अच्छे संसाधन नहीं थे जिससे ज्यादा पता लगा सके, तो वो बहुत सालों तक उस पर कोई खोज नहीं हुई। ठीक है, रिमेन इल्यूजिव फॉर ए वेरी लॉन्ग पीरियड, बहुत सालों तक जो है वो खोज नहीं हुई। फिर इट वाज ओनली 1953 में जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक हुए, बेस्ड ऑन एक्सरे डिफ्रेक्शन डाटा। ठीक है, हम्म। इन्होंने मतलब क्रिक, ये फ्रांसिस क्रिक और वॉटसन, इन्होंने अभी आगे देखेंगे, इन्होंने एक मॉडल बताया था ट्रांसक्रिप्शन का, है ना, अभी बताऊंगा। ठीक है, तो बेस्ड ऑन एक्सरे डिफ्रेक्शन डाटा प्रोड्यूस बाय विल्किन एंड रोजेलिन फ्रैंकलिन, हालांकि इन सबका ही रोल था इसमें, लेकिन विशेषता इनका नाम आ रहा है ना। तो इन्होंने किसके बेसिस पे किया, डीएनए की जो डबल हेलिकल मॉडल जो होता है ना, वो किसके हम्म। आधार पे बताया गया है, तो वो एक्सरे डिफ्रेक्शन के द्वारा बताया गया। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें हो सकता है साइंटिस्ट के नाम इधर उधर लिख दें, है ना। फिर आता वन ऑफ द हॉलमार्क ऑफ द proportion by base pairing between the two strand of polynucleotide chain। However, this proportion was also based on observation of Irwin Chargaff that for double stranded DNA, है ना, ये डबल स्टैंडर्ड होता है डीएनए, ऐसे होता है ऐसे, है ना। उसके लिए अभी हाँ। आगे इमेज देखेंगे, है ना। तो वो इरविन चारगाफ, तो इतने नाम याद रखने की आवश्यकता नहीं है, कम पूछते हैं नाम, ज्यादा पूछते नहीं है साइंटिस्टों के, अपनी तरफ से लिखे तो अलग बात है। ठीक है, अगला आता है डीएनए द रेशियो बिटवीन एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन आर कांस्टेंट एंड इक्वल 1। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो चारगाफ थे, इन्होंने डबल स्टैंडर्ड डीएनए की बात की, और इन्होंने कहा कि भाई जो एटीजीसी होता है, एडेनिन थाइमिन और ग्वानिन साइटोसिन का जो रेशियो होता है वो बराबर होता है और वो एक होता है। ये हाँ। उन्होंने एक बात की। ठीक है, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है, अभी आगे आएगा। द बेस पेयरिंग अभी बता देता हूँ, यहाँ पे एक फोटो है ये रही। ठीक है, तो जैसे ये कह रहा है भाई, ये जो येलो वाला है ना, ये एडिनिन है, और ग्रीन वाला थाइमिन है ना। तो जैसे येलो वाला एडिनिन, ग्रीन वाला थाइमिन, और ये वाला ग्वानिन, ये साइटोसिन, तो ये ग्वानिन ये साइटोसिन। ठीक है, तो ये कह रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 14 हो गए टोटल। 14 में क्या है, 7 तो ऐसे वाले हैं और 7 ऐसे वाले हैं, तो इनका रेशियो निकालेंगे तो 7:7 कितना आएगा, 1 ही तो आएगा। वन। तो ये कह रहा है भाई इनका रेशियो जो है वो सेम आता है एटीजीसी का, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, हाँ। ये डबल स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ डीएनए हो गया, तो ये दो स्टैंडर्ड हो गए। ठीक है, इनके बॉन्डिंग इस प्रकार से होते हैं एटीजीसी के, ऐसे वाले, है ना, हाँ। ऐसे। चलो अभी आएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहां तक अपन क्या है, डबल हेलिकल मॉडल, डबल हेलिकल वाला भी यही, इसी को भी बोलते हैं, आगे भी आता है एक डबल हेलिकल मॉडल, यही है ना। ये ऐसे दो चीज ऐसे गोल गोल घूमता है ना, इसी को डबल हेलिकल बोलते हैं, ऐसे ऐसे वाला। ठीक है, तो ये चीज। अब देखो द बेस पेयरिंग
confers a very unique property of polynucleotide chain. They are said to be complementary each other, and therefore if the sequence of base is one strand is known, the sequence of other strand can be predicted. तो कह रहा है कि ये जो है कांस्टेंट होते हैं. अगर अपने को एक स्ट्रैंड का सीक्वेंस पता चल जाए कि एडेनिन है, मतलब अगर मान लीजिएगा यहाँ पे आपको बता दे एडेनिन है, तो अपन आगे कह देंगे भाई यहाँ पे कौन होगा, थायमिन होगा. तो ये कह रहा है भाई एक का पता लग जाएगा तो सामने वाले का पता लग जाता है. ठीक है, ये इतना कुछ है नहीं इसमें. ठीक है. अब कुछ आता है, कुछ फीचर्स की बात आती है, स्लैंड फीचर्स और डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. ठीक है, इसमें देखो क्या क्या आता है. इट इज मेड अप ऑफ टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. तो डबल हेलिकल जो मॉडल है वो किस पे होता है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो है वो टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होगी. ठीक है, वेयर द बैकबोन इज कंस्टिट्यूटेड बाय सुगर फॉस्फेट. ठीक है, जो मोटा वाला भाग होगा वो किससे बनता है, बैकबोन मतलब क्या हो गया, ये मोटा वाला पार्ट, ये वाला है ना, ये सुगर फॉस्फेट, भाई यही तो है, ये मोटा वाला भाग जो है वो ये वाला है. और आगे कौन जुड़ रहा है, ये एटीजी से जुड़ रहा है इनके. ठीक है, तो यही तो बता रहा है. तो बैकबोन जो बन रहा है वो किससे बन रहा है, शुगर फॉस्फेट से बन रहा है. ठीक है. द टू चेन्स हैव एंटी पैरेलल पोलरिटी. तो एक अगर 5 days to 3 days जा रही है तो दूसरी जो है वो 3 days to 5 days होगी. ठीक है, जैसे अपन ने पहले पढ़ा था ना एक कि ये 3 days पे होगा फिर इधर 5 days होगा, तो यहाँ इसके सामने वाले में यहाँ पे 3 days होगा और इधर 5 days होगा. समझ में आ रहा है. चलो, कह रहा है द बेस इन टू स्ट्रैंड आर पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड. मतलब ये किससे जुड़े हुए हैं, एच बॉन्ड से, फॉर्मिंग बेस पेयर. Adenine forms two hydrogen bond with thymine from opposite strand and vice versa. Similarly, guanine is bonded with cytosine with a 3H bond. As a result, always a purine come opposite to pyrimidine. तो purine के opposite में pyrimidine होगा. This generate approximately uniform distance between the two strand of helix. है ना, तो purine के सामने कौन होगा, pyrimidine होगा, है ना, इतना ही है. The two chains are coiled in right-handed fashion. तो ये कौन सा होगा, right-handed DNA. ये important है, right-handed fashion में होगा. ठीक है. द पिच ऑफ हेलिक्स इज 3.4 nm. ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, हेलिक्स की पिच 3.4 nm होगा. ठीक है. एंड देयर आर रफली 10 बेस पेयर इन ईच टर्न. मतलब इसमें एक एक ऐसे टर्न होता है ना, इसमें 10 बेस पेयर होंगे ऐसे वाले. ठीक है. इसके बाद में कॉन्सिक्वेंटली द डिस्टेंस बिटवीन ए बीपी इन हेलिक्स इज 0.34 nm. ठीक है. तो देखो अब यहाँ पे देखो क्या कर रहा है कि जो एडेनिन और थायमिन है वो डबल बॉन्ड से जुड़े रहेंगे, और सॉरी हाँ, एडेनिन और थायमिन डबल बॉन्ड से होंगे, और ग्वानिन और साइटोसिन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड से होंगे. ठीक है, एक तो ये ध्यान में रखना है. ठीक है, एक इस ये जो है 5 days to 3 days, और ये 5 days to मतलब ऑपोजिट में फैशन में रहेंगे, ऐसे ऐसे. ठीक है, नहीं और इसमें कुछ खास याद नहीं रखना. ये ध्यान रखना, पिच ऑफ द हेलिक्स इज 3.4 nm. ये डिस्टेंस जो है वो 3.4 nm का होगा. ठीक है. इसके बाद में ये डबल हेलिक्स मॉडल हुई है. The plane of one base pair is stacked over the other double helix. This is addition of two H bond confirms. छोड़ो इसको, याद रखने की आवश्यकता नहीं है. अब ये आता है, ये उसका है, ये फ्रांसिस क्रिक वाला है ये. ठीक है. ये सारा भी, ये भी उसी ने क्रिक नहीं बताया है, ये है ना, ये डबल हेलिक्स मॉडल में क्रिक नहीं बताया है. ये आता है यहाँ पे, लिखा होगा कहीं पे. चलो देखो, ये आया हुआ है नीट 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, यहाँ से नीट 2013 में. देखो, द proposition of a double helix structure of DNA is simplicity in explaining the genetic implication became revolutionary very soon. ये देखो रहा ना, फ्रांसिस क्रिक proposed the central dogma in molecular biology which stated that the genetic information flows from DNA to RNA to protein. ठीक है, ये सेंट्रल डोगमा पूछा जाता है. सेंट्रल डोगमा जो वो किसने बताया, वो फ्रांसिस क्रिक बताते हैं. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सेंट्रल डोगमा किसने बताया, फ्रांसिस क्रिक ने बताया है. ठीक है, और ये पूरा बनाना सीख लेना. ये जो नीचे बता रखा है ना, ये सबसे पहले डीएनए, और डीएनए क्या हुआ, रेप्लीकेट होना. रेप्लीकेट मतलब होता है डीएनए अपने आप को और बढ़ाएगा, बहुत सारे डीएनए होंगे. डीएनए होने के बाद इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा. ट्रांसक्रिप्शन मतलब मैसेंजर आरएनए बनेगा. एमआरएनए का मतलब होता है मैसेंजर आरएनए. तो डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से एमआरएनए बनता है, और एमआरएनए में ट्रांसलेशन के प्रोसेस से प्रोटीन बनती है. और इस पूरे तामझाम को बोलते हैं सेंट्रल डोगमा. ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सेंट्रल डोगमा बोलते हैं. ठीक है, ये आना चाहिए आपको. अगर ऐसे दे देंगे एग्जाम में, यहाँ पे ए लिख देंगे, यहाँ पे बी लिख देंगे, तो बताओ ए क्या है, बी क्या है. तो ए ट्रांसक्रिप्शन है, बी ट्रांसलेशन है. यहाँ पे सी लिख देंगे, और सी क्या है, रेप्लिकेशन है. यही क्वेश्चन आया हुआ है.
ठीक है, इंपॉर्टेंट है। हम्म। इन सम वायरसेस फ्लो इंफॉर्मेशन इन रिवर्स डायरेक्शन, दैट इज आरएनए टू डीएनए। कुछ वायरसेस में ऑपोजिट होता है, आरएनए से डीएनए होता है। ठीक है, आरएनए से डीएनए में होता है ना, ये बस बता रखा है एक लाइन। अब आता है पैकेजिंग ऑफ डबल हेलिक्स मॉडल। इसको पैकेज करते हैं, बहुत भाई बहुत बड़ा डीएनए होता है, मीटर्स में होता है, 1-2 मीटर का होता है। देखो कितना बता रखा है, 2.2 मीटर। हम्म। 2.2 मीटर बहुत बड़ा होता है। आपके जो घर की छत है ना, वहां से लेके नीचे तक होता है ना, मतलब आधा मान लो, आपकी घर की दीवार ऊपर से लेके आधी मीटर तक होता है। ठीक है, तो ये 1 मीटर का डीएनए एक सेल में होता है, मतलब आपकी एक सेल में 1 मीटर, ये 2 मीटर का डीएनए। ठीक है, तो इतना है, इसको क्या करना पड़ेगा फिर, बहुत कॉम्पैक्ट करना पड़ता है इसको, है ना, फोल्ड करना पड़ता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, पैकेजिंग ऑफ डबल हेलिक्स मॉडल। ठीक है, अब इसमें जो है आपको ये आना चाहिए एक तो, ये जो डायग्राम है ये बनाना आना चाहिए आपको, ये वाला डायग्राम। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन होता है, देखो हिस्टोन ओक्टामर होता है, अंदर वाले को बोलते हैं हिस्टोन ओक्टामर। ठीक है, ये जो गोल गोल घूम रहा है, ये वही है जो अभी अपन पढ़ रहे थे ना, ये वाला, ये जो पीछे अपन ने पढ़ा ये वाला। ठीक है, इसी को, तो इसको क्या करते हैं, इस हिस्टोन ओक्टामर के चारों तरफ गोल गोल लिपटा देते हैं ऐसे करके। ठीक है, ये होता है H1 हिस्टोन बोलते हैं इसको। ठीक है, ये इनके नाम है, ध्यान रखना है। ठीक है, ये इसको हम्म। पूरे को बोल देते हैं न्यूक्लियोसोम। जब हिस्टोन ओक्टामर के चारों तरफ डीएनए रेप हो जाता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। हम्म। ठीक है, अब देखो पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। टेकन द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजुगेटिव बेस पेयर। जो जो दो बेस पेयर होते हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 0.34 nm होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, मतलब इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये जो ये डिस्टेंस है ना, ये होता है 0.34 nm का होता है। ठीक है, फिर 3.4। 0.34 या फिर 3.4 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर। नहीं, पीछे 3.4 भी था ना अभी। वो किसका था फिर? ये भी तो इसी का ही था। ये इसका डिस्टेंस है, ये तो इसका पिच डिफरेंस, पिच इसको बोलते हैं, पिच डिफरेंस पता है कौन सा होता है, पिच डिस्टेंस शायद ये होता होगा फिर, इन दोनों के बीच की कोई कोइलिंग रेंज होती है ना, इसको बोलते हैं। अभी आप है ना पिच डिस्टेंस याद कर लो, इसको पक्का मतलब मेरे को आइडिया नहीं है इसका कौन सा है, लेकिन एक ये वाली डिस्टेंस 0.34 होती है, और पिच डिस्टेंस करके याद रख लेना, क्वेश्चन ऐसे आएगा, पिच ऑफ हेलिक्स। पिच इसी को बोलते हैं शायद, ये गोले का जो डिस्टेंस है ना, इसको पिच बोलना चाहिए, इसको पिच बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो होता है 3.4 nm का होता है, और जो बेस पेयर की डिस्टेंस होती है वो 0.34 nm होता है। ठीक है, हम्म। if the length of a DNA double helix is typical mammalian cell calculated simply by multiplying, ये छोड़ दो, तो अपन ने कहा भाई टोटल कितना होता है 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर, और इनकी जो डिस्टेंस की बात करें तो इट बिकम आउट अप्रोक्सीमेटली इतना हो जाता है, ये 2.2 मीटर होता है। ठीक है, तो आप इसकी नॉर्मल डिस्टेंस याद रखें। ठीक है, 2.2 मीटर निकल के आता है। ठीक है, ए लेंथ दैट इज फार ग्रेटर देन द डायमेंशन ऑफ टिपिकल न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस से भी बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, तो इसको इसलिए क्या है, बहुत बड़ा है इसलिए इसको क्या करना पड़ता है, इसको थोड़ा अपने को पैकेजिंग करनी पड़ती है इसकी, ताकि छोटा हो जाए। ठीक है, थोड़ी दूर में इसको करना पड़ता है कोलिप्स। प्रोकैरियोट में सच एज ई कोलाई। ठीक है, स्टीरिस या कोलाई क्योंकि अपने पेट में होता है, या फिर बहुत रिलेटेड होता है, ये बहुत जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो अपने से बहुत ज्यादा इसमें कुछ चीजें हैं जो सिमिलर हो जाती हैं डीएनए के मामले में। ठीक है, इसमें बहुत इसी प्रकार के बेस पेयर्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो इसीलिए इसको अपन थोड़ा ले लेते हैं कि प्रोकैरियोट में जो इकोलाई होता है, तो दे डू नॉट हैव ए डेफिनेट न्यूक्लियस, उनका जो न्यूक्लियस है ना वो डिफाइंड नहीं होता है। जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है ना, उसको पूरी सेल में न्यूक्लियस फैला हुआ होता है। अपने तो क्या होता है कि जैसे इतनी दूर में न्यूक्लियस है, ठीक है, तो अपने को क्या, वो डीएनए को पूरा कॉम्पैक्ट करके इतनी दूर में सेट करना है।
लेकिन प्रोकैरियोट में ऐसा कुछ नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता, पूरी सेल के अंदर आप डाल सकते हो। ठीक है, तो ऐसे। तो देखो ई कोलाई की बात कर रहा है, तो ई कोलाई क्या होता है, प्रोकैरियोटिक होता है। हम्म। ठीक है, तो इसमें क्या है, थ्रो दे डू नॉट हैव डिफाइन वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, द डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड थ्रू आउट द सेल, डीएनए इज हेल्ड विथ सम प्रोटीन्स। तो कह रहा है भाई ऐसा ना नहीं हो जाए कि भाई डीएनए पूरा फैल जाए, क्योंकि उसमें तो कोई न्यूक्लियस होता नहीं है अपने में, तो अगर नहीं भी बांधेंगे तो न्यूक्लियस से बाहर तो नहीं जाएगा। तो उसमें क्या करते हैं, वो कुछ प्रोटीन से उसको जोड़ते हैं, इन रीजन टर्म्ड न्यूक्लियोइड्स। ठीक है, तो उनको कुछ प्रोटीन्स के साथ जोड़ दिया जाता है जिसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं। और द डीएनए इज इन न्यूक्लियोइड इज ऑर्गेनाइज्ड इन लार्ज लूप हेल्ड बाय प्रोटीन। हम्म। ठीक है, इन यूकैरियोट, तो वो तो एक प्रोकैरियोट की बात कर दी कि उसमें एक प्रोटीन के द्वारा बांध लेते हैं, उसको बोल देते हैं न्यूक्लियोइड। ठीक है, इन यूकैरियोट द ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनाइजेशन इज मच मोर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, देयर इज ए सेट ऑफ पॉजिटिव चार्ज बेसिक प्रोटीन कॉल्ड हिस्टोन। तो हिस्टोन जो है प्रोटीन्स होती हैं, ये जैसे कि H1 हिस्टोन है ना, ये प्रोटीन होती है, ये वाली H1 हिस्टोन। हम्म। A protein acquires charge depending upon the abundance of amino acid reside with charge side chain. Histone are rich in basic amino acid लाइसिन एंड आर्जिनिन। तो हिस्टोन में कौन सी अमीनो एसिड होती है वो इंपॉर्टेंट है, लाइसिन और आर्जिनिन होती है। ठीक है, तो हिस्टोन में जो है वो लाइसिन और आर्जिनिन होती है। बोथ द अमीनो एसिड रेजिड्यू कैरी पॉजिटिव चार्ज इन देयर साइड चेन। हिस्टोन आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म ए यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल हिस्टोन ऑक्टामर। ठीक है, तो हिस्टोन जो है वो 8 मॉलिक्यूल होते हैं इसमें, मतलब 8 मॉलिक्यूल इसके अंदर होते हैं, इसी को बोलते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। ऑक्टा मतलब 8 ही होता है। ठीक है, तो दो चीजें हैं अपने को ध्यान रखना है, हिस्टोन के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन्स होती हैं और वो डीएनए से जो है कनेक्ट हो जाता है, फिर है ना, उनके अच्छे से लिपट जाता है। द नेगेटिवली चार्ज डीएनए, तो कौन होता है नेगेटिवली चार्ज डीएनए, डीएनए कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, और वो जो है इस हिस्टोन ऑक्टामर के चारों तरफ जो है वो घूम जाता है, और उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। ए टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेन 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए। तो डीएनए के 200 बेस पेयर जो है वो कंटेन करेगा। न्यूक्लियोसोम कंसिस्ट इन रिपीटिंग यूनिट ऑफ ए स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियर कॉल्ड क्रोमेटिन। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, तो क्रोमेटिन ऐसे होती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है क्रोमेटिन, ऐसे ऐसे पास पास में ये दो लेयर होती हैं ऐसे, है ना, पास पास में, मतलब ऐसे क्रोमेटिन फाइबर्स बन जाते हैं। फोटो हो सकती है यही होती होगी, है ना, इसी को बोलते हैं। ये हम्म। जो है ना यहाँ पे जो एग्जाम, ये क्रोमेटिन का ही है। ठीक है, हम्म। आगे तो नहीं। ठीक है, तो ये हो जाएगी क्रोमेटिन। न्यूक्लियोसोम इन क्रोमेटिन एज सीन एज बीड्स ऑन स्ट्रिंग, यही है ना, तो ये क्रोमेटिन है, तो इस प्रकार से इसकी क्रोमेटिन बन जाती है। ये देखो ये एक स्टोन है, ये स्टोन है, ये हो गया, ये हो गया, ऐसे करके क्रोमेटिन बना देता है पूरा, है ना, ऐसे गोल गोल, मतलब एक प्रकार से ऐसे ऐसे गोल 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 घुमा, फिर ऐसे गोल 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 गोल, तो ऐसे करके पूरा जो है क्रोमेटिन लेयर बन जाती है। ठीक है, हम्म। तो डीएनए को, क्रोमेटिन को कौन से माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट आता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं, ये भी थोड़ा ध्यान रख लेना। ठीक है, द बीड्स ऑन स्ट्रिंग, मतलब बीड्स ऑन स्ट्रिंग का मतलब होता है कि एक रस्सी पे गांठें, है ना, तो ये एक रस्सी पे ऐसे गांठ होंगे ऐसा प्रतीत होता है, इसलिए इसको बोलते हैं बीड्स ऑन स्ट्रिंग। ठीक है, हम्म। अब कह रहे थे बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर इन क्रोमेटिन इज पैकेज टू फॉर्म क्रोमेटिन फाइबर दैट आर फर्दर कोइल्ड टू कंडेंस एट मेटाफेज स्टेज। तो ये मेटाफेज स्टेज में क्या होता है, और कंडेंस्ड और कोइल्ड हो जाती है ना, वो अभी कभी मेटाफेज स्टेज पहले था माइटोसिस में, है ना, तो उसमें दोनों तरफ क्रोमेटिन फाइबर को खींच लेता है, जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, है ना, ऐसी बातें आती हैं। तो सेल डिवीजन के मेटाफेज स्टेज में जो और ज्यादा कोइल्ड हो जाता है। The packaging हम्म। of chromatin at higher level require additional set of protein that collectively referred to as non-histone proteins। और ज्यादा कोइल्ड होता है, ये इंपॉर्टेंट है। द पैकेजिंग ऑफ क्रोमेटिन एट हायर लेवल रिक्वायर एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन दैट collectively refers to as non-histone proteins। In a typical nucleus, some region of chromatin are usually loosely packed and referred to euchromatin। तो क्रोमेटिन को और ज्यादा टाइटली पैक करने के लिए जो प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है उनको बोलते हैं एनएचसी प्रोटीन्स, उनको बोलते हैं एनएचसी प्रोटीन्स। ठीक है, और हम्म। इसके अलावा कह रहा है ऐसी प्रोटीन्स, कुछ ऐसा भी पार्ट होता है क्रोमेटिन का जो ढंग से जो है वो पैकेज नहीं होता है, उसको बोलते हैं यूक्रोमेटिन।
इसके अलावा कह रहा है द क्रोमेटिन दैट इज मोर डेंसली, कुछ ऐसा भाग होता है जो कि बहुत ज्यादा पैक्ड होता है, इतना ज्यादा पैक्ड होता है हाँ कि वो ब्लैक कलर का दिखाई देता है, उसको बोलते हैं हेटेरोक्रोमेटिन। ठीक है। हाँ और ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्रोमेटिन कौन सा होता है? यू क्रोमेटिन होता है। ठीक है। चलो अब मैं यहाँ पे कुछ बातें आपको बताता हूँ। सबसे पहले अपन ने कहा भाई यहाँ पे पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स की बात करते हैं। डीएनए हेलिक्स बन गया, उसमें अपन ने एटीजेसी की बात कर ली, और एटीजेसी 1:1 में ऐसे होते हैं, उनकी कोई थोड़ी बहुत अपन ने लेंथ भी पढ़ी है ना, ये थोड़ी सी याद करनी पड़ेगी है ना। 0.34 nm हो गया, 2.2 मीटर हो गई इसकी लेंथ। ठीक है। ह्यूमन में कितने बेस पेयर होता है डीएनए? 6.6 × 10⁹ ये थोड़ी मैथमेटिकल याद करने का होगा। दूसरा आता है कि डीएनए के जो हेलिक्स मॉडल की बात होती है उसमें दो चीजें होती है, एक तो होता है हिस्टोन प्रोटीन और एक होता है हिस्टोन ऑक्टामर। हाँ ठीक है। तो हिस्टोन प्रोटीन होती है, हिस्टोन ऑक्टामर। तो डीएनए जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, और वो हिस्टोन ऑक्टामर जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है उसके चारों तरफ गोल गोल रेप हो जाता है। ठीक है। और वो गोल गोल रेप होके क्रोमेटिन बना लेता है वो, है ना। और क्रोमेटिन को बोलते हैं बीड्स ऑन स्ट्रिंग। क्रोमेटिन को अपन ने बोल दिया बीड्स ऑफ स्ट्रिंग। इसके अलावा अपन कहते हैं हिस्टोन में जो है वो कौन कौन सी अमीनो एसिड होती है? एक होती है लाइसिन और एक होती है आर्जिनिन। ठीक है। बहुत सारी अमीनो एसिड्स होते हैं, उनके नाम भी आपको याद होने चाहिए। बहुत सारी अमीनो एसिड होती है ना। लेकिन लाइसिन और आर्जिनिन होती है, अभी दो नाम अपन याद करेंगे। फिर अपन ने कहा जो कंडेंस पार्ट है वो क्या बन जाएगा अपना, जो पूरा आउटमर के चारों तरफ डीएनए लिपट गया है उसको बोल देते हैं न्यूक्लियोसोम। और बहुत सारा जो न्यूक्लियोसोम रिपीट होता रहेगा। देखो कह रहे हैं न्यूक्लियोसोम कंस्टिट्यूट द रिपीटिंग यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर इज न्यूक्लियस कॉल्ड क्रोमेटिन। बहुत सारे न्यूक्लियोसोम मिलकर क्या बनाते हैं? प्रोटीन क्रोमेटिन बनाते हैं। और क्रोमेटिन जो है और ज्यादा डेंस हो जाती है, उसके लिए जो प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट बनती है उसको बोलते हैं एनएचसी प्रोटीन्स, और ज्यादा डेंस करने के लिए। तीन प्रकार की क्रोमेटिन बनती है। एक होती है जो थोड़ी लूजली पैक्ड होती है, क्रोमेटिन का कुछ एरिया ऐसा होता है लूजली पैक्ड, उसको बोलते हैं यू क्रोमेटिन। हाँ एक होती है जो बहुत ज्यादा डेंसली पैक्ड हो जाता है, क्रोमेटिन का एरिया होता है जो कि बहुत ज्यादा डेंसली पैक्ड होता है, उसको बोलते हैं हेटेरोक्रोमेटिन। और ट्रांसक्रिप्शन के लिए है ना, अभी अपन ने बात की थी ना पहले कि डीएनए से एमआरएनए बनेगा, उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, है ना। यहाँ सेंट्रल डॉग्मा में पढ़ा था। उसके लिए जो एक्टिव क्रोमेटिन होती है वो होती है यू क्रोमेटिन। और उनके लिए जो इनएक्टिव क्रोमेटिन होती है तो कहेंगे भाई ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्रोमेटिन कौन सी होती है? यू क्रोमेटिन होती है। और जिसका ट्रांसक्रिप्शन हो सकता है, जो एमआरएनए में कन्वर्ट हो सकती है। भाई डीएनए ही तो एमआरएनए में कन्वर्ट होगा, और जो हाँ क्रोमेटिन बनी हुई है ये डीएनए ही तो बना है, डीएनए ही तो है ये क्रोमेटिन जो बनी हुई है ये। हाँ ठीक है। हाँ इसके बाद में अगला आता है सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल। हाँ सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल, इसमें भी एक साइंटिस्ट का नाम अपने को याद रखना है। इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, और साइंटिस्ट का नाम था फ्रेडरिक ग्रिफिथ। इसको ग्रिफिथ याद रखना आप, ग्रिफिथ। और ग्रिफिथ जो थे वो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक बैक्टीरिया लिया जिसका नाम था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। सर ने इसमें ना 5 टाइप लिखा रखे हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए के। भाई वो अब एनसीईआरटी में नहीं है तो फिर मुझे नहीं आता, मैं सिर्फ मेरी जिंदगी में यही यही पढ़ा हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ। नहीं, ये H1A, H2, H1, फिर H2A, H2B, हाँ, H3, वो H4। जो एक्स्ट्रा पढ़ा रखा है वो आप लिख लेना अलग से, लेकिन उसको कभी भी जिंदगी में याद मत करना। ठीक है। याद करना चाहो कर लो, सर ने लिखवा रखा है, बाकी कभी भी मैंने मेरी जिंदगी में यही बुक पढ़ी है, इसके अलावा मैंने बायोलॉजी में कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है मेरा, है ना। कॉलेज में पढ़ा वो एक अलग चीजें हो जाती है, वो तो बहुत ऊंचा हो जाएगा फिर। लेकिन आपके जो सिलेबस की चीजें हैं इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। आपके नीट में भी इससे बाहर अगर कोई बोले कि इससे बाहर का पढ़ो तो मत पढ़ो। ठीक है। ये सब कुछ है आगे तक के लिए, अभी के लिए नहीं है। ठीक है। वो याद रखना चाहो आप लिख सकते हो यहाँ पे H1A H1 2 वो होते हैं, मेरे को पता है। लेकिन अपने को H1 स्टोन याद रख लेना है कि अपनी बुक में जो है वो H1 स्टोन। मैं इससे बाहर कुछ भी नहीं बताऊंगा आपको बायोलॉजी में। बाकियों में फिर भी मैं सर नहीं पढ़ा रहे वो भी पढ़ा दे रहा हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री में उनमें आ जाता है थोड़ा बहुत, है ना। लेकिन इसमें नहीं आता। ठीक है। फिर भी ऐसा कोई चीज हो तो जिसमें मान लो आप पेपर कर रहे हो कहीं हो आपके पास, तो अगर इससे बाहर का कोई क्वेश्चन हो अपन भी देख लेंगे, तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। तो एक बार भले ही छोड़ दो, जो इसमें नहीं है उसको छोड़ दो, सीधी सी बात है। ठीक है। चलो, सर्च ऑफ
सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, इसको पढ़ लेना एक बार, मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या चीजें हैं, फिर आप एक बार और पढ़ लेना, ठीक है। हाँ। चलो, जेनेटिक मटेरियल की सर्च में तो एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था ग्रिफिथ, ठीक है। ग्रिफिथ ने एक बैक्टीरिया था जिसका नाम था स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, जो कि क्या हाँ। करता है, न्यूमोनिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो अपने न्यूमोनिया हो जाता है वो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी की वजह से होता है। हाँ। तो उन्होंने क्या किया, उस बैक्टीरिया को जो है लिया और उसको जो है और बढ़ाया, उसकी जो मात्रा है उसको बढ़ाया, मतलब उसको क्या किया, एक प्रकार से कल्चर किया उसका, है ना। तो क्या कह रहा है, व्हेन स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया आर ग्रोन ऑन ए कल्चर प्लेट, उसको बढ़ाया गया, उनको कल्चर प्लेट पे बनाया। सम प्रोड्यूस स्मूथ शाइनी कॉलोनीज, ठीक है। एक प्रोटीन होती है जो किसी के ऊपर थी, किसी के ऊपर कोटेड थी उस प्रोटीन का, किसी के ऊपर नहीं था। तो दो प्रकार के बैक्टीरिया उससे पैदा हुए। एक तो हो गए कौन से, एस, उनको बोल दिया एस बैक्टीरिया, स्मूथ शाइनी कॉलोनी। दूसरे हुए उनको रफ कॉलोनीज, आर बैक्टीरिया बोल दिया, जिनके हाँ। ऊपर वो स्लाइम लेयर नहीं थी। हाँ। एस स्ट्रेन बैक्टीरिया है म्यूकस पॉलीसेकेराइड कोट, तो उनके ऊपर म्यूकस की कोटिंग थी, वो हो गए एस वाले। और जिनके ऊपर कोटिंग नहीं थी उनको बोल दिया आर, मतलब रफ है वो, ठीक है। हाँ। अब उन्होंने क्या किया, चूहे पकड़े, एक चूहा पकड़ के लाए, और चूहे हाँ। को क्या किया उन्होंने, एस स्ट्रेन का इंजेक्शन लगा दिया, वो बैक्टीरिया जो था उसके ये अंदर डाल दिया चूहे के अंदर, तो माइस इन्फेक्टेड विद एस स्ट्रेन, ठीक है। और हाँ। उसने देखा कि भाई वो चूहे को क्या हो गया, निमोनिया हो गया, और वो चूहा मर गया, हाँ। ठीक है। लेकिन एक दूसरा चूहा उन्होंने पकड़ा जिसके अंदर ये रफ कॉलोनी वाला जो है वो बैक्टीरिया इंजेक्ट कराया, आर स्ट्रेन हाँ। वाला। वो चूहा जो था उसको निमोनिया नहीं हुआ। हाँ। साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक बैक्टीरिया पकड़ा, वो दो प्रकार के बैक्टीरिया, एक ऐसा बैक्टीरिया था जिसके ऊपर जो है वो पॉलीसेकेराइड की लेयर थी, और एक था हाँ। जिसके ऊपर पॉलीसेकेराइड की लेयर नहीं थी, नहीं थी। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले कंडीशन आती है कि एस स्ट्रेन अगर एक चूहे के अंदर इंजेक्ट करवाया गया तो वो मर जाएगा, हम्म। हम्म। और आर स्ट्रेन के अंदर अगर आर स्ट्रेन को अगर चूहे के अंदर इंजेक्ट कराया तो वो जिंदा रहेगा। एकदम। पहला ही केस बन गया। हाँ। लेकिन अब जो ग्रिफिथ वाज एबल टू किल बैक्टीरिया बाय हीटिंग देम, ही ऑब्जर्व दैट हीट किल्ड एस बैक्टीरिया इंजेक्टेड इनटू माइस डिड नॉट किल देम। उन्होंने क्या किया, वो बैक्टीरिया को उन्होंने गर्म किया, हाँ। गर्म किया तो बैक्टीरिया मर गया। और हाँ। बैक्टीरिया को, एस स्ट्रेन को, जो एस स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया था उसको गर्म करके मारा, फिर चूहे के अंदर डाला तो चूहा नहीं मरा, जिंदा रहा। हाँ। लेकिन उन्होंने क्या किया, हीट किल्ड एस स्ट्रेन, जो मारा हुआ बैक्टीरिया, और उसके अंदर मिला दिया आर स्ट्रेन जिंदा। दोनों से नहीं हाँ। मर रहा था, मतलब एस हाँ। स्ट्रेन हीट किल्ड से भी नहीं मरा, और आर स्ट्रेन वाले से भी नहीं मरा था, है ना। इन दोनों से ही नहीं मरा, दोनों से जिंदा था। तो उन्होंने क्या किया, एस स्ट्रेन हीट किल्ड और आर स्ट्रेन लाइव को माइस के अंदर इंजेक्ट किया तो माइस मर गया। हाँ। मतलब इन दोनों को अलग अलग कुछ ऐसा कर रहे थे तो नहीं मर रहा था, दोनों में जिंदा था। लेकिन इन दोनों को एक साथ करते ही जो है वो माइस मर गया। ये तो हो गई एक बात। चार कंडीशन आती है, पहले उन्होंने ऐसे स्ट्रेन को जिंदा डाला तो मर गया, फिर आर हाँ। स्ट्रेन डाला तो नहीं मरा, ठीक हाँ। है। ऐसे स्ट्रेन हीट किल्ड किया तो नहीं मरा, मतलब जिंदा रहा। और अगर इन हाँ। दोनों को हीट किल्ड और आर स्ट्रेन लाइव को डाला तो वो मर गया। मर गया। ये चार कंडीशन आती है इसकी। अब हाँ। इसका रिजल्टेंट इन्होंने देखो क्या निकालते हैं। अब कह रहे कि ही कंक्लूडेड दैट आर स्ट्रेन बैक्टीरिया हैड समहाउ बीन ट्रांसफॉर्म्ड बाय हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया। बोल रहा है कि हाँ। जो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया ने कुछ तो ऐसा किया है आर स्ट्रेन बैक्टीरिया में कि जिसकी वजह से वो इस चूहे को मार सकता है। भाई पहले तो नहीं हाँ। मार पा रहा था ना, अकेले को डाला तो नहीं मार रहा था, हाँ। चूहा जिंदा था। लेकिन कहा कि हाँ इसने ऐसा कुछ किया जरूर है जिसकी वजह से जो है वो आर स्ट्रेन केपेबल हुआ है, किसको, चूहे को मारने में केपेबल हुआ है, हाँ। ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है कि आर स्ट्रेन बैक्टीरिया हैज समहाउ ट्रांसफॉर्म, मतलब उसने उसको ट्रांसफॉर्म्ड कर दिया, किसको, आर स्ट्रेन को। सम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, इसको उन्होंने नाम दे दिया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, कि ऐसी हाँ। कोई चीज है एस स्ट्रेन हीट किल्ड बैक्टीरिया में जो कि हाँ। आर स्ट्रेन को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, जो कि हाँ। चूहे को मार पाने में सक्षम है।
ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हीट किल्ड एसिस्टेंट। तो कुछ तो ऐसी चीज है, तो उनको ये नहीं पता था कि कौन सी ऐसी चीज है, लेकिन उन्होंने कुछ तो ऐसी चीज है जिसको उन्होंने नाम दे दिया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, जो कि एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में जो है वो ट्रांसफर हो रही है। तो आर स्ट्रेन टू सिंथेसाइज द स्मूथ पॉलीसेकेराइड कोट, तो आर स्ट्रेन के ऊपर क्या आ रहा है, स्मूथ पॉलीसेकेराइड कोट आ रहा है, जिसकी वजह से, और वो क्या हो रहा था, वो वायरुलेंट हो रहा था, मतलब वो उसको मारने में सक्षम हो रहा था। दिस मस्ट बी ड्यू टू ट्रांसफॉर्म ऑफ जेनेटिक मटेरियल, और ये किसकी वजह से हो रहा है, ये जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफॉर्म की वजह से हो रहा है। हाउएवर द बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल वाज नॉट डिफाइंड फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट। तो इससे जो है वो बायोकेमिकल नेचर, मतलब होता कैसे है ट्रांसफर, या फिर कैसा होता है जेनेटिक मटेरियल, इसका तो पता नहीं चला, लेकिन उन्होंने ये जरूर बता दिया कि कोई ऐसी चीज है जो मरे हुए बैक्टीरिया से भी आर स्ट्रेन में ट्रांसफर हुआ है, और वो स्मूथ पॉलीसेकेराइड लेयर जो है उसके अंदर बना रहा है, जिसकी वजह से चूहा मर रहा है। एक्सपेरिमेंट समझ में आ रहा है उसने क्या किया? ठीक है, चलो अब देखो, अब इसकी बात आ गई, तो इस पे कुछ साइंटिस्ट और निकल के आए, उन्होंने और थोड़ी बातें की इसके ऊपर, अभी बात करेंगे उन साइंटिस्टों की, उसके पहले थोड़ा सा बात करते हैं बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ये कुछ दो तीन साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा, एक साइंटिस्ट हुआ ओसवाल्ड अवेरी, नहीं याद करना है, मैक्लियोड और मैकलिन मैकार्टी, अवेरी, मैक्लियोड और मैकार्टी। द जेनेटिक मटेरियल वाज थॉट टू बी प्रोटीन। तो इन्होंने कहा कि भाई ये जो जेनेटिक मटेरियल है, भाई यहां तक पता नहीं चला था कि वो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है कि फैट, मतलब क्या है, वो एसिड है क्या है, ये नहीं पता था। ठीक है, लेकिन इन तीनों ने कहा कि वो मटेरियल जो था वो प्रोटीन होगा। ठीक है, तो दे वर्कड टू डिटरमाइन बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ऑफ ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। जो ग्रिफिथ ने जो एक्सपेरिमेंट किया कि वो क्या चीज है जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है जिसने इसको चेंज किया है, तो ये लोग कहा कि भाई हो सकता है कि वो एक प्रोटीन हो। दे प्यूरिफाइड बायोकेमिकल प्रोटीन्स, डीएनए, आरएनए एक्सेट्रा फ्रॉम द हीट किल्ड एसिड। मतलब उसके जो, फिर से किया एक्सपेरिमेंट करना, मतलब फिर से कर लिया, तो जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया था उसको लिया और उसमें से सारा उसका तामझाम अंदर का बाहर निकाल लिया। तो वो लोग देखो क्या करते हैं, टू सीक विच वन कुड ट्रांसफॉर्म लाइव आर सेल्स इनटू एस सेल। ठीक है, ऐसी कौन सी चीज है जो आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में बदल रही है। दे डिस्कवर दैट डीएनए अलोन फ्रॉम एस बैक्टीरिया कोज आर बैक्टीरिया टू बिकम ट्रांसफॉर्म। तो उन्होंने क्या किया, प्रोटीन को बाहर निकाला, फिर एक्सपेरिमेंट करा के देखा, फिर डीएनए को बाहर निकाला, फिर एक्सपेरिमेंट कराया, फिर आरएनए को निकाला, फिर, तो उन्होंने देखा कि डीएनए जो है वो ही रीजन है किसमें, आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में ट्रांसफॉर्म करने में। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि भी ग्रिफिथ ने बता दिया था क्या कि डीएनए जो है वही जेनेटिक मटेरियल है ना, जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, वो ग्रिफिथ ने बताया था क्या कि डीएनए है? नहीं बताया। किसने बताया? अवेरी, मैक्लियोड और मैकार्टी ने बताया ये चीज। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि जेनेटिक वाज थॉट टू बी प्रोटीन, उन्होंने सोचा प्रोटीन होगा, लेकिन उन्होंने फिर क्या किया कि अलग अलग के साथ में करके देखा, तो उन्होंने निकाला कि दे डिस्कवर्ड दैट डीएनए अलोन फ्रॉम एस बैक्टीरिया caused आर बैक्टीरिया टू बिकम ट्रांसफॉर्म। दे आल्सो डिस्कवर्ड दैट प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, जिसने कहा प्रोटीएज, प्रोटीएज ऐसी एंजाइम होती है जो प्रोटीन्स का डाइजेशन कर देती है, और आरएनए जैसी एंजाइम होती है जो आरएनए का डाइजेशन करती है, डिड नॉट अफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब आप क्या कर दो कि उस बैक्टीरिया से अगर प्रोटीन को खत्म कर दो, आरएनए को खत्म कर दो, तो भी जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन रुकेगा नहीं, होगा ही होगा। मतलब प्रोटीन को अगर हटा दोगे, डाइजेस्ट कर दोगे, आरएनए को डाइजेस्ट कर दोगे, तो भी जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। तो कहा कि भाई ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कौन है, वो अलोन डीएनए, डीएनए अलोन, केवल डीएनए। तो इससे उन्होंने कहा कि भाई जो आरएनए और डीएनए है वो क्या नहीं है, वो ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस नहीं है। Digestion with DNA did not inhibit transformation, suggesting that the DNA caused the transformation। है ना, अगर डीएनए का डाइजेशन किया तो वो क्या कर दिया, इनहिबिट कर दिया ट्रांसफॉर्मेशन को। ठीक है, दे कंक्लूड दैट डीएनए इज द हेरिडिटी मटेरियल। ठीक है, लेकिन सारे के सारे बायोलॉजिस्ट जो है वो इससे सहमत नहीं हुए। उन्होंने एक बात बता दी लेकिन उससे सहमत नहीं हुए, एक लाइन बता दी लास्ट में। अब आता है जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए, फिर लास्ट में कंक्लूजन निकालता है। देखो और फिर और आए,
The unequivocal proof of DNA is the genetic material come from experiment of Alfred Harsey and Martha Chase. ये हार्सी और चेज दो साइंटिस्ट और हुए, उन्होंने बैक्टीरियोफेज पे काम किया। और बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं? वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर देते हैं उनको बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। तो हार्सी एंड चेज इन्होंने काम किस पे किया? बैक्टीरियोफेज पे काम किया। ठीक है, यहाँ पे देखो तीन प्रकार के बंदे हुए। सबसे पहले ग्रिफिथ ने काम शुरू किया। ग्रिफिथ नाम के साइंटिस्ट हुए, उन्होंने जो है वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को निकालने की कोशिश की कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या होता है। तो उन्होंने चार प्रकार के एक्सपेरिमेंट किया, एस स्ट्रेन का, आर स्ट्रेन का, फिर हीट किल्ड एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन लाइव। ऐसे करके उन्होंने चार प्रकार के ये आइटम पकड़े और इसके बाद में जो है वो उसी को जो आगे बढ़ाते हैं अवेरी, मैक्लियोड और मैकार्टी। ठीक है, और फिर इसके बाद में और आगे आता है जेनेटिक मटेरियल डीएनए। हार्सी और ये जो बैक्टीरिया फेज पे ऊपर काम करते हैं, बैक्टीरिया फेज। ठीक है, और ये बैक्टीरियोफेज को देखो किस प्रकार से बोल बताते हैं कि एक बैक्टीरियोफेज लेते हैं, उसके अंदर रेक्टियो एक्टिव सल्फर का यूज करते हैं इसमें। ठीक है, बैक्टीरियोफेज के अंदर रेडियो एक्टिव सल्फर का यूज करते हैं और एक में जो है रेडियो एक्टिव फॉस्फेट का यूज करते हैं। दो बैक्टीरियोफेज लेते हैं अलग। ठीक है, उसके बाद में प्रयोग करवाते हैं, इसमें इन्फेक्शन करवाते हैं। पहले तो बैक्टीरिया के अंदर इन्फेक्शन करवा दिया, फिर उसमें ब्लेंडिंग कराते हैं। ब्लेंडिंग मतलब मिला देना, बैक्टीरिया के जो डीएनए होता है उसके अंदर मिक्स कर देते हैं। और फिर सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब होता है हिलाना, उसको हिला देते हैं। ठीक है, उसके बाद वो डिटेक्ट करते हैं ना, देखो अभी बताते हैं पूरा, आज इतना ही हो पाएगा, चलो बता देते हैं ये वाला। कि ये दो साइंटिस्ट और निकल के आते हैं, हार्सी और चेज। They worked with virus that infect bacteria and bacteriophage. The bacteriophage attaches to the bacteria and its genetic material enter the bacterial cell. तो बैक्टीरियोफेज ऐसी चीज होती है बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर सकता है। अच्छा, इन्होंने बैक्टीरिया को क्यों चूज किया? कि इनमें जल्दी से वो क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। मान लो इंसानों को चूज करे, है ना, मान लो मैं कोई ए इंसान को चूज करूं, अब इस इंसान में मैं अगर कुछ करूंगा तो डीएनए ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो उसका पता चलेगा जब उसके बच्चा होगा। अब इंसान के बच्चा तो 20 साल से होगा मतलब, है ना, तो अब फिर उसके बाद उसके बच्चे हो, उसका वेट करो। और बैक्टीरिया क्या करता है, तुरंत डिवीजन कर लेता है ना, तुरंत डिवाइड हो जाएगा, तुरंत डिवाइड हो जाएगा। तो अपन क्या करेंगे भाई, जल्दी जल्दी अपने को पता लग जाएगा कि अगली प्रोजेनी में डीएनए ट्रांसफॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। समझ रहे हो? देखो, the bacteriophage attaches to the bacteria and its genetic material then enter the bacterial cell. The bacterial cell treats the viral genetic material as if it was its own and subsequently manufacture more virus particle. Harsey and Chase worked to discover whether it was protein or DNA from the virus that enter the bacteria. ठीक है। तो ये देखना चाह रहे थे कि जो वायरस का मटेरियल, वायरस अपना बैक्टीरिया के अंदर अपना मटेरियल डालता है और वो डिवाइड होता है, तो वो देखेगा कि भाई वो प्रोटीन है या फिर डीएनए है। ठीक है, दे ग्रू सम वायरस ऑन ए मीडियम दैट कंटेंट रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। उन्होंने कुछ ऐसे वायरस बनाए जो क्या रखते हैं, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस रखते हैं, और कुछ ऐसे बनाए जिनमें रेडियो एक्टिव सल्फर हो। Viruses grows in presence of radioactive phosphorus contain radioactive DNA but not radioactive protein. ठीक है, अभी बात समझाऊंगा। बिकॉज डीएनए कंटेंट फॉस्फोरस बट प्रोटीन डज नॉट। ठीक है, सिमिलरली वायरस ग्रोन ऑन रेडियोएक्टिव सल्फर कंटेंट रेडियोएक्टिव प्रोटीन बट नॉट रेडियोएक्टिव डीएनए बिकॉज डीएनए डज नॉट कंटेन सल्फर। अब देखो, आप रेडियोएक्टिव का मतलब जानते हो क्या? व्हाट इज हाँ, रेडियोएक्टिव का मतलब जानते हो क्या? क्या व्हाट इज रेडियोएक्टिव? जानते हो क्या? नाम सुना है? क्या होता है रेडियोएक्टिव? कहाँ सुना था? ये मैंने सुना था, ये कोई
रेडियो एक्टिव फिजिक्स में ये कोई लाइट होती है, स्पेक्ट्रम। वो तो रेडियो वेव्स होती होगी। हम्म। चलो देखो, रेडियो एक्टिव का मतलब होता है, देखो आजकल काफी ट्रीटमेंट भी किए जाते हैं, है ना। मैं थोड़ा एक एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे मान लीजिएगा किसी के कहीं कोई आर्टरी ब्लॉकेज हो गया, कहीं पर भी आर्टरी ब्लॉकेज हुआ, ठीक है। फिर वो क्या करते हैं, ब्लड में एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डाल देते हैं। रेडियो एक्टिव का मतलब होता है अपन उसको पता लगा सकते हैं कि वो पूरे शरीर में कहाँ कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। हम्म। कोई भी रेडियो एक्टिव, अगर कोई भी मटेरियल अपनी बॉडी में कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट अगर डाल देंगे ना, तो अपन उसका पता लगा सकते हैं कि ये कहाँ पे है। जैसे अपनी अंगुली में चला गया, खून में कुछ डाल दिया, एक सल्फर डाल दिया, तो जहां जहां जाएगा अपने को पता चलता रहेगा। हम्म। तो यहाँ पे भी ऐसे रेडियो एक्टिव सल्फर, रेडियो एक्टिव फोस्फोरस डाल दिया, है ना। तो इससे अपने को पता लगेगा कि वो कहाँ गया है, हम्म। ठीक है। तो इनको डाउट था, ये जो हेर्सी चेज, हेर्सी और चेज है ना, इनको डाउट था कि या तो डीएनए है या फिर प्रोटीन है। इन दोनों में से हम्म। एक ही कौन है, जेनेटिक मटेरियल, जो एक दूसरे से जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफॉर्म करता है, ठीक है। हम्म। तो इन्होंने क्या किया, ऐसी दो प्रकार की चीजें ली। तो उन्होंने देखा प्रोटीन के अंदर क्या होता है, प्रोटीन के अंदर जो है वो सल्फर होता है। और उन्होंने देखा डीएनए के अंदर फोस्फोरस होता है। अभी पढ़ा था ना पीछे, डीएनए में फोस्फोरस ग्रुप, है ना, 5 डेज एंड पे फालतू पड़ा रहता है। तो हम्म। डीएनए के अंदर फोस्फोरस होता है, प्रोटीन के अंदर सल्फर होता है। अच्छा, डीएनए के अंदर सल्फर नहीं होता और प्रोटीन के अंदर फोस्फोरस नहीं होता, इसलिए इन्होंने इन दोनों को लिया। और इन्होंने ये कैसे लिए, ये इन्होंने रेडियो एक्टिव ले लिए। इन्होंने कैसे लिए, रेडियो एक्टिव ले लिए। और रेडियो एक्टिव नॉर्मल से अलग होते हैं, है ना, नॉर्मल वाले से अलग होगा ताकि उसका पता लगे। हम्म। अब उन्होंने क्या किया, वो अलग अलग डीएनए अलग अलग में डाल दिए, मतलब अलग अलग बैक्टीरिया में लगा दिए, इसमें डाल दिया, इसमें डाल दिया। हम्म। अब अगर अगली प्रोजेनी, अब बैक्टीरिया की जो अगली प्रोजेनी होगी, उसमें अगर क्या मिल जाएगा अपने को, अपने को अगर इस यहाँ पे अगर फोस्फोरस मिला, तो अपन समझ जाएंगे कि भाई हाँ, डीएनए क्या होता है, वही एक दूसरे से ट्रांसफर होता है। हम्म। और अगर इसमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, अगर यहाँ पे सल्फर मिला, तो अपन कहेंगे प्रोटीन जो होता है वो एक से अगली प्रोजेनी में ट्रांसफर होता है। समझ रहे हो। तो इन्होंने इस प्रकार से इन्होंने लिया। हम्म। तो देखो ये सारी चीजें देखो क्या कहते हैं फिर। तो इन्होंने क्या किया, रेडियो एक्टिव फेज वर अलाउड टू अटैच टू ई कोलाई बैक्टीरिया। तो इन्होंने बैक्टीरिया कौन सा लिया, स्टीरिसिया कोलाई लिया, ई कोलाई। देन एज टू इन्फेक्शन प्रोसीड, द वायरल कोट वर रिमूव्ड फ्रॉम द बैक्टीरिया बाय एजिटेटिंग देम इन ए ब्लेंडर। द वायरस पार्टिकल वर सेपरेटेड फ्रॉम द बैक्टीरिया बाय स्पिनिंग देम इन सेंट्रीफ्यूज। ये सारा फालतू है। बैक्टीरिया विच वाज इन्फेक्टेड विद वायरस हैड that had radioactive DNA were radioactive, indicating that DNA was the material that passed from the virus to bacteria. ठीक है। तो इन्होंने कहा कि भाई डीएनए एक ऐसा मटेरियल था जो कि आगे से आगे क्या हुआ, ये इसमें आया। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, लास्ट में देखो क्या कह रहे हैं, ये सारे इन्होंने प्रोसेस किए, इन्फेक्शन करवाए, ब्लेंडिंग करवाई, सेंट्रीफ्यूगेशन कराई, ये सारी हम्म। चीजें होती है ना। तो देखते हैं कि यहाँ पे जो है, नो रेडियो एक्टिव सल्फर डिटेक्टेड इन द सेल। यहाँ पे रेडियो एक्टिव सल्फर नहीं मिला, ठीक है। रेडियो एक्टिव सल्फर डिटेक्ट इन सुपरनेट, जो बच गया पार्ट, भाई इसका जो मटेरियल था ना, बैक्टीरियोफेज हम्म। का मटेरियल, ये इसमें यहाँ पे डाल दिया, ये तो यहाँ जो ट्रांसफर होगा वो तो इसमें ट्रांसफर हो जाएगा, और नहीं होगा हम्म। वो यहाँ पे बच जाएगा, ठीक है। और दोनों डाले, एक बैक्टीरिया इधर लगा दिया, बैक्टीरिया के एक इधर लगा दिया, एक इधर लगा दिया, है ना, दोनों प्रकार के ले लिए। मतलब एक तो रेडियो एक्टिव सल्फर वाला लगाया, एक रेडियो एक्टिव फोस्फोरस वाला लगाया। तो मतलब एक हम्म। प्रोटीन लगा दी, एक प्रकार से प्रोटीन, और एक प्रकार से डीएनए वाला लगा दिया। तो जो आगे आएगा अगली प्रोजेनी में, जो बैक्टीरिया में मिलेगा, वही अपन कहेंगे, वही क्या है, वही अपन कहेंगे कि भाई जेनेटिक मटेरियल। तो आगे क्या चाहता है भाई, फोस्फोरस, रेडियो एक्टिव फोस्फोरस इज डिटेक्टेड इन द सेल, ठीक है। रेडियो एक्टिव फोस्फोरस जो है वो अगली सेल में मिलेगा। तो वो अपन ने हम्म। कहा कि भाई ये हेर्सी और चेज का एक्सपेरिमेंट था। इन्होंने तो ये दो दो क्यों कर रखे हैं ऐसे अलग अलग? क्या, दो दो, ये दो एक्सपेरिमेंट कर रखे हैं ना मेरे से। दो नहीं कर रखे हैं। इन्होंने क्या किया, देखो यहाँ पे डाला, ये जो दो बैक्टीरियोफेज है इन्होंने लिया, एक बैक्टीरियोफेज ऐसा है जिसमें सल्फर ले रखा है, वो इसके लगा दिया, हम्म। ठीक है। और एक बैक्टीरियोफेज ऐसा है जिसमें
डीएनए वाला है जिसमें फोस्फोरस ले रखा है। हम्म। ठीक है। अब ये क्या करते हैं, आगे से आगे जो है ये डाल दिया इसमें, ये इधर इसमें डाला। ठीक है। अब इधर इसमें डाला, ये तो बस खाली है, ये कुछ वो नहीं है, ये मैटर कुछ भी मैटर नहीं कर रहा है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। बाकी ये दोनों डाल दो बड़ी, इसमें ऐसे बता रखा है कि देखो एक तो ये इधर वाला डाल देते हैं और एक ये इधर वाला, ये इन्फेक्शन करवा रखे हैं, ये है ना, एक जैसे ही तो है ये देखो ब्लैक वाला ऐसा है, तो ये दो इन्फेक्शन करवा दिए। इनसे कोई वो मतलब नहीं है, दो दो क्यों कर रखे हैं, इसका कोई सेंस नहीं है। इनसे क्या करे, एक प्रकार से इन्फेक्शन करवा दिया, दो से इन्फेक्शन करवा दिया ऐसे मान लो आप। ठीक है। दो से इन्फेक्शन करवा रहे हैं तो फिर देखो ये जो आगे जो इन्फेक्शन करवाया इसमें जो है वो क्या नहीं है, सल्फर नहीं गया। ठीक है। ये हम्म। बैक्टीरियोफेज एज ए क्या काम कर रहा है, इसको इन्फेक्ट करवा रहा है, इन्फेक्ट करा रहा है तो इसकी अगली प्रोजेनी आ रही है, अगली प्रोजेनी में जो है वो सल्फर नहीं डिटेक्ट हो रहा है। सल्फर नहीं डिटेक्ट होने का मतलब है इसमें प्रोटीन वो नहीं आई है। प्रोटीन हम्म। आती तो इसका मतलब होता है कि भाई हाँ जेनेटिकली ट्रांसफर कौन हो रही है, प्रोटीन हो रही हम्म। है। और यहाँ पे जो है वो फोस्फोरस डिटेक्ट हुआ है। हम्म। तो ये दूसरा बैक्टीरिया लेंगे ना डीएनए के लिए, ये तो प्रोटीन के लिए ले रखा है कि प्रोटीन आ रही है क्या आगे, तो प्रोटीन नहीं आ रही। तो ये दूसरा हम्म। बैक्टीरिया है, इसमें भाई ये फोस्फोरस आया, मतलब यहाँ पे डीएनए है। और इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसका मतलब पूरा कहाँ हो गया, आगे ट्रांसफर हो गया, है ना। तो ये बात कर रहे हैं। तो ये इन्होंने दो क्वेश्चन इसमें से क्या आता है कि भाई डीएनए और प्रोटीन में जो बैक्टीरियोफेज का यूज किया था वो कौन से, मतलब साइंटिस्ट का नाम नहीं पूछते, हेर्सी और चेज एक्सपेरिमेंट कौन सा है ये पूछते हैं। तो हेर्सी और चेज का एक्सपेरिमेंट में जो है वो रेडियो एक्टिव सल्फर और रेडियो एक्टिव फोस्फोरस का यूज करते हैं। वो क्यों करते हैं, क्योंकि फोस्फोरस प्रोटीन में नहीं होता, तो फोस्फोरस अगर आया तो अपन समझेंगे कि भाई ये डीएनए ही आया है, क्योंकि प्रोटीन में तो फोस्फोरस था ही नहीं, प्रोटीन में तो सल्फर होता है। हम्म। ठीक है। तो रेडियो एक्टिव सल्फर यूज में लिया तो अपन कहेंगे भाई अगर वो आता है तो अपन कहेंगे प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन वो नहीं है इसलिए वो नहीं आया, नहीं आया इसका मतलब प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। हम्म। ठीक है। तो ये डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल बताते हैं। इसमें बैक्टीरिया कौन सा लेते हैं, स्टीरिस या कोलाई का यूज करते हैं। ठीक है। हम्म। ये सारी बातें, चार पांच बातें जो इसकी अपने को याद रखनी। हम्म। ठीक, चलेगा, इतना ही पढ़ेंगे, गला दुखने लग गया। ठीक।